काव्या, आप ऑनलाइन हो? मुंबई। काव्या, टॉपिक बोलना बेटा अपना आज का। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया यहाँ पे? काव्या, टॉपिक बोल बेटा अपना। आपको मेरी साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है आपको? यस मैम। काव्य, आप हो ना ऑनलाइन? काव्य, आपका टॉपिक है कन्फेशन, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, रूल ऑफ एंटायरिटी विद एक्सेप्शंस, टाइप ऑफ कन्फेशंस एंड देयर एविडेंशियरी वैल्यू। बेटा स्टार्ट कर कन्फेशन, मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है उसके कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? ओके मैम। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन की कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई थी, तो लॉर्ड स्टीफन ने अपने डाइजेस्ट में उसको डिफाइन करा था, एन एडमिशन बाय द अक्यूज्ड फ्रॉम व्हिच inference drawn he has made in quotes इस definition को काफी देर तक रखा करने for long period, and later this definition was modified by Privy Council और उन्होंने बोला confession is direct acknowledgement of guilt। इंडियन एविडेंस एक्ट में जगह क्यों दी है? कन्फेशन एक स्टेटमेंट है या डिक्लेरेशंस है जो एक इंसान अपने अगेंस्ट बोल रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रोसिक्यूट करा जा सकता है, उसको कन्विक्शन हो सकती है। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई इंसान अपने अगेंस्ट इतनी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है जो उसके अगेंस्ट जाएंगी तो वो ट्रू ही होंगी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इट, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, इनकल्पेटरी पार्ट और एक एक्सकल्पेटरी पार्ट। इनकल्पेटरी पार्ट होता है जो अक्यूज्ड की गिल्ट की तरफ पॉइंट करे, एंड एक्सकल्पेटरी पार्ट होता है जो उसकी उसको उसके गिल्ट को एक्सक्लूड करे या उसको एब्सॉल्व करे फ्रॉम हिज गिल्ट। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई इंसान अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये बोलता है कि आई वाज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ अकरेंस, सीन ऑफ क्राइम पे मैं प्रेजेंट था और मैंने वहां पे डिसीज्ड को देखा भी और कोई और पर्सन वहां प्रेजेंट नहीं था, और फिर वो आगे कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो डेथ मर्डर ऑलरेडी हो चुका था और मैंने एक मारुति वैन को भी वहां से भागते हुए जाते देखा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे वो कह रहा है कि मैं सीन ऑफ अकरेंस पे था
और मैंने देखा वहां पे डिसीज्ड को और कोई वहां नहीं था, ये उसको इनकल्पेट कर सेकंड पार्ट जहाँ पे वो कह रहा है कि डिसीज की डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी एंड मारुति वैन को उसने जाते हुए देखी, ये एक्सकल्पेटरी पार्ट जो कि गिल्ट को इंक्लूड कर रहा है। मैम आगे कंटिन्यू करूं? बेटा आपने पलविंदर कौर का केस पढ़ा होगा, काव्य आपने हाँ जी पलविंदर मैम, कौर का हाँ जी। केस, बेटा इसके फैक्ट्स बता के इसके। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। पलविंदर मैम, इस केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो ये प्रिंसिपल है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट को हम एज अ होल कंसिडर करते हैं, इस प्रिंसिपल को रीइटरेट करा है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड इसके फैक्ट्स थे कि पलविंदर कौर अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट बोलती है कि उसके हस्बैंड हंटिंग में गए, वो 2 days बाद जब वापस आए तो स्टमक में आई, उनकी अलमीरा में पड़ी थी और उसी अलमीरा में पोटेशियम साइनाइड भी पड़ा था जो फिल्म्स को डेवलप करने के लिए रेड कलर का सोल्यूशन होता है। हस्बैंड वाज इनसाइड, बोथ दीज मेडिसिन्स वर केप्ट इन दी अलमीरा। हस्बैंड वाज इनसाइड एंड पलविंदर कौर बाहर लॉन में बैठी थी। तो पलविंदर कौर से हस्बैंड पूछते हैं कि वो मेडिसिन कहाँ है, तो पलविंदर कौर कहती है कि वो अलमीरा में पड़ी है और हस्बैंड जो है वो पॉइजन कंज्यूम कर लेता है, पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम कर लेता है गलती से। तो पलविंदर कौर का बेटा उसे बोलता है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद आवर फादर, एंड व्हेन पलविंदर कौर कम्स इनसाइड she finds him dead. So she gets frightened. She calls a person from the medical shop who is from her parents' side. That person helps her hiding the body in the corner of the house for 2 days. Then he gets a box and put the body in the box and keeps the body for 10 days in the medical store. And after that, they take the body in a jeep and they dispose it off in Rajpura area and near the Chatbir vicinity, and they later on clean the jeep. So this was her confessional statement, and in this statement, the inculpatory part is where she destructs the evidence. She disposes of the dead body and the cleans the car. This is the inculpation. By mistake, she did not give it to him. He, instead of taking the medicine, he consumed the poison. So this is the exculpatory part. And what was the rule laid down by the Supreme Court in this case? Supreme Court, trial court actually accepted the inculpatory part and rejected the exculpatory part. So Supreme Court laid down that trial court has committed an error by not regarding the confessional statement as whole, and they reiterated the principle that a confessional statement should be regarded in totality. हाँ जी बेटा, आपने पकाला नारायण स्वामी का केस किया? हाँ जी मैम। बता बेटा उसके फैक्ट्स बता, पकाला नारायण स्वामी। मैम इसमें डिसीज्ड की बॉडी मिलती है, उसके काफी पीसेस में हुई होती है फ्रॉम स्टील ट्रंक वाज केप्ट इन द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट फॉर ट्रेन। ये फैक्ट्स हैं कि जो डिसीज की बहरामपुर जाता है अपनी डॉटर से मिली का, तो वो डॉटर इनवाइट करती है घर पे कि आप हमारे घर आइए और हमारा वो लोन की अमाउंट आप वापस ले जाइए। डिसीज्ड अपनी वहां बहरामपुर जाने से पहले अपनी वाइफ को वो लेटर भी दिखाता है, तो उसको बताता मैं जा रहा हूँ कि उन्होंने लोन की अमाउंट देनी है। तो वो ये 21 मार्च को बहरामपुर जाते हैं, 23 मार्च को उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो जो अक्यूज्ड की स्टेटमेंट है कि अक्यूज्ड ने एडमिट करा दैट हर फादर इन लॉ द डिसीज्ड केम टू हिज हाउस ऑन 21 मार्च। वो रात को वहां पे रुके और नेक्स्ट डे वो चले गए थे, और उन्होंने ये भी बोला था कि उनको छतरपुर में कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम है एंड उन्होंने वहां से छतरपुर के लिए ट्रेन बोर्ड करी थी। तो इस केस में मैम ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनको अक्यूज को गिल्टी वो कर दिया था, पर
काउंसिल ने उनके accused statement was partly a confession and partly explanatory of his innocence, and they laid down the rules that a confessional statement must contain an admission of the terms of the offense or substantial admission of all the facts which constitute the offense. A statement of by accused will suggest the inference that he committed the crime could be construed confession. Merely any gravely incriminating fact cannot itself make such a statement. Accused state which can self-exculpatory self. काव्य, अब इसके बाद बताइए कि जो पलविंदर कौर के केस में प्रिंसिपल था, क्या वो एब्सोल्यूट है? आपका साउंड नहीं आ रहा काव्य। आपका साउंड नहीं आ रहा काव्य। English comic elements with question in the case of काव्य, यहाँ से ना हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे, अभी आपका साउंड नहीं आ रहा। आपका साउंड ना वेवी आ रहा है, बहुत इको कर रहा है। यस, तो अभी ना आप सपना से स्टार्ट करें। बेटा सपना, आपने तैयार की है? यस। ओके। सपना, आपको मैंने कहा था सेक्शन 25, 26 और 27 के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं along with जो आपका सेक्शन 27 में हमने किए हैं। यस मैम। पहले तो आप मुझे आंसर कीजिए कि सेक्शन 25 है क्या? 25, 26 और 27 में है क्या, सिर्फ बेयर एक्ट के हिसाब से? यस। ओके मैम। जो सेक्शन 25 है मैम, वो है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूफ। मतलब कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी कन्फेशन किसी एक्यूज पर्सन के द्वारा उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। पुलिस ऑफिसर को किया गया कोई भी कन्फेशन इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 25 में। अच्छा, अब आप है कि बताइए। पुलिस ऑफिसर को हम कन्फेशन करते हैं, वो नहीं होता क्योंकि कन्फेशन। यस मैम। सपना, आप मुझे आंसर करो कि 25 का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? यस मैम। 25 क्यों बनाया गया? क्योंकि मैम यस मैम, क्योंकि मैम जो पुलिस है वो जो कन्फेशन है वो फोर्स उस पे मतलब करता है, उनको टॉर्चर करते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए 25 को बनाया गया है ताकि पुलिस उस एक्यूज पर्सन पे टॉर्चर करके या फोर्स करके कोई कन्फेशन उससे ऑब्टेन ना कर ले बिना इससे उसकी क्या हो जाएगा? वॉलंटरी। अगर हमने यस, जो आपने सबसे लास्ट मैम में बोला इससे उसका आंसर है जो कन्फेशन है। कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ट्रू होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। और ये जो दोनों एलिमेंट्स है कहाँ से आए? क्योंकि अगर हमने कन्फेशन को रेलेवेंसी की जगह में चैप्टर दी है, चाहे वो एडमिशंस के साथ ही है, इसका कारण ये है कि हम कहते हैं कि आदमी अगर अपने अगेंस्ट कोई ऐसा एडमिट कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, तो वो सच्ची कह रहा होगा, बिकॉज ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट होगा कि कोई आदमी कोई ऐसी बात कर रहा है विच इज गोइंग अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट। तो इस केस में अगर कोई ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी इनहेरेंट रिक्वायरमेंट है कि वो ट्रू होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। तो हमारा जो बेयर एक्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा कि ट्रूथफुल हो, वॉलंटरी हो, पर जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस इस प्रिंसिपल को आगे एक्सटेंड करते हैं। जो 25 है, 25 तो एक बेसिक एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन है बेसिक रूल की, जो सेक्शन 24 में है। सेक्शन 24 में कहा है कि जो कन्फेशन है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस। तो अगर कोई ऐसा है तो हमने कहा है कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये मान रहा है लॉ कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेस किए, हम ये नहीं कह रहे हमेशा ही होगा, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि उसे थ्रेट किया हो। तो हम इतना ज्यादा ट्रूथफुलनेस और जो वॉलंटरी नेचर है उसको हम इतना ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि इस वजह से हमने कहा कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन दैट इज नॉट एडमिसिबल, एज देयर माइट बी पॉसिबिलिटी
कि उससे वो कुछ ऐसा जबरदस्ती गुलवाल किया हो। फिर अब क्वेश्चन राइज होता है कि जब हमने सेक्शन 26 को बनाया, सॉरी सेक्शन 25 को बनाया, हमने उसमें इसमें कई बार, अब जब हम इसमें कहते हैं कि अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है, इस सेक्शंस को, इन सेक्शन को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं बिकॉज आपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हैम्पर कर दिए। अगर पुलिस वाले थोड़ा सा उन्हें थ्रेट या वो नहीं देंगे तो कोई क्यों आदमी चीज को कन्फेस करेगा। तो एब्सोल्यूट इस चीज को कह देना कि हाँ भाई अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन दिया दैट इज नॉट एडमिसिबल, तो अब कहते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, देयर कुड बी सम क्वालिफाइड केसेस, पर ऐसी एब्सोल्यूट जो प्रोटेक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है इन्वेस्टिगेशन को। सपना अब बता बेटा मुझे, हु इज द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 25? किस आदमी को हम पुलिस ऑफिसर मैम। कहेंगे? यस मैम इसमें केस हमने डिस्कस किया था राम सिंह वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि पुलिस ऑफिसर कौन है। पावर, जिसके पास पावर टू मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है, फर्स्ट पॉइंट इसका। फिर सेकंड, जो फाइल रिपोर्ट करने की पावर है अंडर क्रिमिनल सीआरपीसी ऑफ सेक्शन 173, और जिसके पास पावर है टू प्रोसिक्यूट करने की, वो पुलिस ऑफिसर है। ओके अब आप एक बार बेटा सेक्शन 25 रीड करो बेयर एक्ट से। यस मैम। Confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. अब आप मुझे बताएं जो ये एज अगेंस्ट वर्ड यूज है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मैम कि जो एक्यूज्ड वहां पे कन्फेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट हम इसकी स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं करेंगे। और अगर उसके फेवर में हो? और अगर उसके फेवर में है बेटा? फेवर में मैम अगर, तो वो 27 में रेलेवेंट होते हैं ना मैम, अगर डिस्कवरी नहीं बेटा, वो डिस्कवरी तो जरूरी नहीं है डिस्कवरी हो। accused can use that statement in his favor but that statement cannot be used against him, क्योंकि सेक्शन में यही बार है कि उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, अगर उसके फेवर में है दैट इज वेरी मच रेलेवेंट। ठीक है बेटा, अब बता बेटा सेक्शन 26। सेक्शन 26 सेक्शन 27 है वो। यस मैम। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। जो 26 है वो कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हमने कोई भी कन्फेशन किया होता है किसी पर्सन के द्वारा, वो उस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन अनलेस इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर वो कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट होता है तो वो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज तो वो इनएडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 26 में। और इसकी एक्सप्लेनेशन है मैम, जो इसमें मैजिस्ट्रेट बोला है कि मैजिस्ट्रेट इसमें कौन है, तो वो मैजिस्ट्रेट जो एक पर्सन होता है जो ट्रिब्यूनल प्रोसीजर कोड में दी गई पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट को एक्सरसाइज करता है, उसके पावर्स को। उसके अलावा कोई भी पर्सन इसमें मैजिस्ट्रेट नहीं माना जाएगा। बेटा हमने सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन किए थे, इसमें किए थे? यस मैम। वो डिस्कस कर बेटा, वो इम्पोर्टेंट। जो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी है उसमें दिया गया था कि जो भी एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो इसमें इंक्लूड होंगे मैम, बाकी मुझे इसका पूरा क्लियर से नहीं पता। अच्छा बेटा कोई और स्टूडेंट ये बताइए, ये इम्पोर्टेंट था, ये मेरे से दीपिंदर ने क्वेश्चन पूछा था, जिस टाइम पूछा था उस टाइम एग्जैक्टली मैं भी मेकआउट नहीं कर पाई थी, पर ये कंसेप्चुअली बता दिया था, पर उसका बेसिस फिर हमने सीआरपीसी में ढूंढा था। शिफाली बता बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, आज तक ये कभी जुडिशरी में भी नहीं आया, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैम ये वही वाला क्वेश्चन है ना जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है क्या वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसका आपने ना इनिशियल सेक्शन आपने मार्क कराया था सीआरपीसी का। यस मैम, यस सीआरपीसी का मैम आपने इसके अंदर सेक्शन 3 में आपने बताया था। मैम इसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में मैम इसके जो ए और बी पॉइंट्स हैं, तो मैम ये डायरेक्टली उस चीज के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल बेटा रीड करिए, इम्पोर्टेंट। Ma'am, where under any law other than this code, the functions
exercisable by a magistrate relates to matters which involves the appreciation of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment of penalty or detention, custody, pending investigation, inquiry, or trial, or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall subject to the provision of this code be exercisable by judicial magistrate. बेटा तो मैम ये बेसिकली इस पर हाँ सपना, ये बेटा मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर कहीं नहीं है, यही इसका आंसर है जो अभी शेफाली रीड कर रही है। आपको सीआरपीसी का ये प्रोविजन रेफर करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंशिएट किया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कौन सा फंक्शन करना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कौन सा करना है। आगे कंटिन्यू कर बेटा शेफाली, आगे कंटिन्यू करना। मैम इसमें बी पॉइंट है which are administrative or executive in nature such as granting of license, the suspension or cancellation of a license, sanctioning a prosecution or withdrawing from prosecution, they shall subject as aforesaid be exercisable by executive magistrate. अब इस डेफिनेशन को देखते हुए अब आप बताइए, क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट कुड इट बी रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? नो मैम, क्योंकि नहीं। इसके अंदर मैम Yes. दोनों के बहुत क्लियर क्लियर फंक्शंस को कट डिमार्केट पैरामीटर्स किया दिए हुआ गए है। हैं। तो इसमें बेटा सेक्शन का हेडिंग ही है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। तो कोई भी अगर ऐसा रेफरेंस है तो हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है उसमें रेफर तो होगा बेटा, सेक्शन 26 होगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, पर आंसर करने के लिए आपको सीआरपीसी का रेफर करना पड़ेगा, और उसमें जो स्पेसिफिक प्रोविजन होगा दैट विल बी सेक्शन 3, और उसका जो क्लॉज 4 है वो आपको रेफर करना पड़ेगा। सपना आप कंटिन्यू कर रहे थे, थैंक यू शेफाली। सपना आप कंटिन्यू कर रहे थे बेटा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो सेक्शन 25 और 26 में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम जो 25 है उसमें तो उसका जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर के, मतलब उसमें ऐसा नहीं मेंशन कि वो कस्टडी में है या नहीं है, और जो Okay. 26 है उसमें तो कस्टडी मेंशन करी हुई है कि वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। ओके हाँ जी, व्हाट इज पुलिस कस्टडी? यस मैम, जो पुलिस कस्टडी है मैम यहाँ पे उसके हमने अलग अलग से एलिमेंट है, जैसे कि पर्सन के मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या फिर उसकी सर्विलेंस में है पुलिस के, तो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। और दूसरा ये कि पर्सन के मूवमेंट पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल है पुलिस ऑफिसर का, तो भी पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। ओके अच्छा बेटा ये बता, यस मैम, जो 161 के अंडर स्टेटमेंट दी है, हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, जो 161 के अंडर पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया है, क्या वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है मेकर ऑफ द स्टेटमेंट के? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? बेटा क्वेश्चन क्लियर है तुझको? यस मैम। बेटा मैंने आपसे पूछा कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी ने स्टेटमेंट दी है 161 में, तो हमें एविडेंस एक्ट की जरूरत नहीं है, 161 ने ही कहा है कि उसके वो अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता। तो मैंने पूछा उसके अगेंस्ट यस मैम, यूज नहीं हो सकता, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है। मैम जो सेक्शन 161 की जो स्टेटमेंट होती है उसकी, उसमें फैब्रिकेट के चांस होते हैं, और जो 27 होते हैं क्योंकि वो पुलिस इन कस्टडी में होता है तो उसमें फैब्रिकेशन के चांस नहीं होते, मतलब कि वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं कर सकता, इसलिए जो 27 की स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होती है, 161 की नहीं होती। पर बेटा इसमें और भी कोई होना चाहिए, बिकॉज जब हम कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, क्योंकि आपने 27 को साथ में लिया है, तो एक प्रोविजन में कहा है कि एडमिसिबल है, एक चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, दूसरे ने कहा कि एडमिसिबल नहीं है। तो जब हम आर्टिकल 14 में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बात करते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के लिए आपको बहुत क्लियर कट बेसिस ऑफ सच डिफरेंशिएशन डिस्कस करना पड़ेगा, तो उसमें इतना काफी नहीं है। तो यहाँ पर अश्वनी बता बेटा, अश्वनी बता बेटा, इस केस में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, why a statement which is made to police officer under 161 is not admissible, whereas the statement made under section 27 it has been declared to be admissible for a particular purpose? क्यों ये ऐसा डिफरेंस है, और क्या ये डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है?
अश्विनी बता बेटा। मुक्ति बताओ बेटा। मुक्ति। साक्षी आप बताओ बेटा। यस अश्विनी बता रहे हो आप। साक्षी, अश्वनी, मुक्ति, तीनों में से कोई आंसर करो। सोनल बता बेटा, क्वेश्चन का आंसर कर। सोनल यस मैम। आंसर कर बेटा। मैम क्या आप एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मैंने आपसे पूछा है कि जो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी जा रही है 161 के अंडर, वो उसके अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती। पर अगर कोई 27 में स्टेटमेंट दे रहा है पुलिस ऑफिसर को, वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है, चाहे वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि लॉ ने ऐसे दो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन क्यों बनाए? सोनल आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस बेटा आंसर कर। उर्मिला बता बेटा। उर्मिला। यस मैम। बताओ इसका आंसर बताओ। बेटा अगर हम असाइनमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप सबको, यस मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको असाइनमेंट्स हो रहे हैं, ये कोई वो दो बच्चों के लिए नहीं है। दो बच्चों तो उसको सिर्फ लीड कर रहे हैं, उसमें आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस आपको भी पूछे जाएंगे। तो फायदा तभी है इस एक्सरसाइज का अगर आप सारे रिवाइज करें। अगर आप सारे रिवाइज नहीं करेंगे, दैट इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, कि दो बच्चे बोल के जा रहे हैं और बाकी आधे हुए नहीं ऑनलाइन, जो हुए हैं वो चुपचाप बैठे हैं। इसमें कोई भी किसी का भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने तो पढ़ ही लिए। बेटर है आप सब रिवाइज करो बेटा, इसके बाद आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सिचुएशन में अब सब चीजें ओपन अप हो रही हैं डॉल। बाय नेक्स्ट ईयर हरियाणा पंजाब का पेपर भी होगा ही होगा, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। एविडेंस एक्ट जो हमने इतनी स्लो स्पीड में की है कर रहे हैं, उसका यही कारण है कि जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 महीने में कोई ऐसा पेपर आउट नहीं हो रहा कि हमें फटाफट करना है। तो आपके पास टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका जुडिशरी का पेपर क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप सबको वो रिवाइज करना चाहिए। सौरभ मेरा क्वेश्चन था कि जो स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी के अंडर दी है, वो तो उसके अगेंस्ट देने वाले के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती, पर अगर कोई 27 एविडेंस एक्ट के अंदर स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसके अगेंस्ट हम उसको यूज कर रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों ये दो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन बनाए गए, क्यों ये दो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन बनाए गए हैं? हम 27 में तो सिर्फ उतना ही पार्ट उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं जो कि हमें किसी फैक्ट की डिस्कवरी को लीड करता है। इसमें क्यों का आंसर नहीं है बेटा, क्यों? फिर वो 161 में क्यों नहीं है और 27 में क्यों है? मैम इसमें जो दो बोल बेटा। मैम इसमें जो दो क्लासेस बनाई है कि पर्सन इन कस्टडी और पर्सन इन नॉट कस्टडी, यस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग सेक्शन? उसकी वजह से हो सकता है कि ये आंसर आपके बेरेक्ट में नहीं है, ये जो पॉलिसी रीजन है बिहाइंड इनेक्टिंग अ प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसमें उसका आंसर लाई करेगा। शेफाली बता बेटा 161 बनाया क्यों गया है?
मैम ये बेसिकली जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि जब भी कोई क्राइम होता है, जो पर्सन्स एक्वेंटेड विद फैक्ट्स होते हैं, कि हम अच्छे से पहली बात तो हम सिचुएशन को समझ सके कि बेसिकली हुआ क्या था। मैम यस, अगर जिसने स्टेटमेंट बनाई है, अगर हम उन्हीं के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट यूज करने लग गए तो मैम कोई सामने नहीं आएगा उस चीज को बताने के लिए। फिर क्या होगा अगर कोई सामने नहीं आएगा? तो मैम उसमें केस में लीड भी नहीं मिलेगी। एंड मैम दिस इज द ड्यूटी यस, ऑफ द सिटीजन्स। ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स क्या? जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है किसी भी स्टेट की, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। ऑर्डरली सोसाइटी होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ पीस होना चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ पीस तभी होगा अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रोबस्ट है, हेल्दी है। तो हेल्दी सिस्टम के लिए ये बड़ा जरूरी है कि अगर कोई कहीं पर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन्होंने पुलिस को जो इन्फॉर्मर्स हैं या जो उन्होंने उस वारदात को देखा है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे पुलिस को, ताकि पुलिस को पता चल सके कि वारदात में हुआ क्या है, या वो आगे क्या इसमें कौन एक्यूज्ड है, या ऐसा कुछ है। और यही कारण है 161 इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो क्राइम से रिलेटेड कहीं पर भी क्राइम होता है तो पुलिस वालों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन देने वालों के अगेंस्ट ही इस चीज को इस्तेमाल करने लगे तो कोई पुलिस को डिस्क्लोज ही नहीं करेगा रियलिटी में वहां पे हुआ क्या था। और यही कारण है ताकि लोगों को एनकरेज करना कि वो इन्फॉर्म करे पुलिस को रिगार्डिंग एनी सच क्राइम, अगर उनको किसी चीज की नॉलेज है। तो हमने 161 को बनाया। हाँ जी, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड सेक्शन 27? मैम इस सेक्शन में भी हम मैम 27 में उसकी कन्फेशन को रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैम वहां सिर्फ रेलेवेंसी इतनी है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है एंड उस फैक्ट के बेसिस पे कुछ डिस्कवरी होती है, उतनी ही चीज को हमने रेलेवेंट किया है। एंड दिस कैन नेवर बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। मैम इससे भी पुलिस को लीड ही मिलती है। अब बेटा जो आपने बोला, आंसर सिर्फ आपके लास्ट के 2-3 वर्ड्स में था, वो था पॉलिसी रीजन। क्यों सेक्शन 27 बनाया गया? सेक्शन 27 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हेल्प आउट करने के लिए बनाया गया है, ना कि एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए। तो जब लॉ है तो आगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लीड मिलती है, और कभी भी हम नहीं कहते कि डिस्कवरी के बेसिस पर कोई कन्विक्ट हो जाएगा। रेदर अगर कोई चीज डिस्कवर भी हुई है, डिस्कवरी इटसेल्फ इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27। हाँ जी, आंसर कीजिए, व्हाट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27? व्हाट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 27? अगर सेक्शन 27 के अंडर किसी पुलिस को कुछ मिला है तो सेक्शन 27 के अंडर क्या रेलेवेंट है? गायत्री क्या Only रेलेवेंट? discovery. यस, दे दो गेम गेम दे दो बोलो बेटा, क्या रेलेवेंट है सेक्शन 27 के अंडर? गेम दे दो। क्या रेलेवेंट है सेक्शन 27 के अंडर? मैम कि उसको नॉलेज थी कि जो भी चीज मिली है या कुछ भी जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है उसको उस बात की नॉलेज थी। यस, सिर्फ उसके पार्ट पे ये चीज का नॉलेज होना कि उसको पता था चीज कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही रेलेवेंट है सेक्शन 27 के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट as to the knowledge on the part of the accused regarding the thing or regarding the place जो उसने उसको बताया। इससे कभी अगर मर्डर वेपन मिल गया, कभी ये प्रूव नहीं होगा कि यस ये उसने ही मर्डर किया है। उस डिस्कवरी की कितनी रेलेवेंसी है, दैट विल बी सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड बाय फोरेंसिक एग्जामिनेशन, जो उसको आगे एग्जामिन करेंगे कि फिंगरप्रिंट से ब्लड, डीएनए सैंपल ये सब मैच कर रहा है नहीं कर रहा, वो पता चलेगा डिस्कवरी की कितनी रेलेवेंसी है। पर सेक्शन 27 में सिर्फ यही चीज रेलेवेंट है कि जो एक्यूज को पता था कि वो चीज कहाँ पर है।
अब उसको कैसे पता था, क्या पता था, क्राइम उसने किया है या उसके पार्ट पर ये नॉलेज कैसे है, ये सारे फैक्ट्स ये हमें फर्दर एग्जामिनेशन के बाद पता चलेंगे। ये वाले फैक्ट्स हमें फर्दर एग्जामिनेशन के बाद पता चलेंगे। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। सपना अब बताओ बेटा, Yes, ma'am. सेक्शन 21 के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? कंपोनेंट्स बताइए सेक्शन 27 के। यस मैम। मैम सेक्शन 27 के कंपोनेंट है कि जो एक्यूज्ड है वो किसी ऑफेंस में होना चाहिए, दूसरा जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो डिस्कवर होनी चाहिए उधर से, और दूसरा तीसरा ये कि ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, और फोर्थ है कि वो पोर्शन जो वो बता रहा है स्टेटमेंट का वो डिस्टिंक्टली रिलेट होना चाहिए जो डिस्कवर ऑफ फैक्ट वहां से हो रहे हैं। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? मतलब कि मैम वो डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट वहां से मिल रहे हैं हमें। ओके, हाँ जी, ये बेटा मैंने आपको ना लिखवाया हुआ जैसे है, कि क्राइम वेपन और मैंने आपको आपकी नोटबुक में ये लिखवाया हुआ है पॉइंट्स में कि उसके क्या एलिमेंट्स थे, लिखवाया हुआ है। 27 के एलिमेंट्स लिखवाए हुए हैं ना कि सेक्शन का क्या स्कोप है। यस मैम। बेटा वहीं से रीड कर, यस मैम। वहीं से रीड कर फिर। If and when certain facts are disposed to as discovered in consequence of information received from an accused person in police custody, and if the information relate distinctly to the fact discovered, such information really helps to bring to light that fact. It would be difficult to find out otherwise before it can be treated as of any substantial probative value, and information and fact should be connected with each other as cause and effect. The place from which the incriminating article was recovered must be a place of concealment which would difficult or ये बड़ा impossible for इम्पोर्टेंट है, police to discover. ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये डिस्टिंक्ट है कि जो प्लेस ऑफ कंसीलमेंट ऐसी है कि अगर एक्यूज ना बताता वो पुलिस वालों को कभी पता नहीं चलता, तो इसको हम कह रहे हैं प्लेस ऑफ कंसीलमेंट। आगे रीड कर बेटा, आगे रीड करो। Which would difficult or impossible for police to discover without some assistance from the accused. यस, हो गया Yes, ma'am. बेटा। आपको मैंने इसमें डिस्टिंक्ट के मीनिंग लिखवाए हुए थे। Yes, ma'am. Directly, strictly, और unmistakably, यस, and क्लियर है। तो मतलब वो in इंफॉर्मेशन इतनी yes, क्लियर कट होनी चाहिए कि अगर पुलिस वालों को एक्यूज ना बताता तो पुलिस वालों को कभी पता ना चलता। ठीक है प्लीज। हाँ जी, अब आप मुझे yes, बताइए पुल्लुकोरी कोटाया का केस which is important on the topic of scope of section 27, even in judgments which are coming in 2019 and 20, Supreme Court is referring to Pullukuri Kotaya's case. इसका कोई भी आज तक तोड़ नहीं है। अगर स्कोप की बात आती है सेक्शन 27 को जितना ब्यूटीफुली पुल्लुकुरी कोटाया के केस में डिस्कस किया गया है, अभी तक कुछ जजमेंट रेफर हो रही है इन द जजमेंट्स जो कि अब डिलीवर हो रही है। हाँ जी, डिस्कस पुल्लुकुरी कोटाया's केस। yes, ma'am. जो मैम पुल्लुकुरी कोटाया वर्सेस एम्परर का केस था, इसमें एक्यूज ने जो स्टेटमेंट दी थी उस स्टेटमेंट के बेस पर रिकवरी जो होती है उस डिस्कवरी जो हुई थी उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वो स्टेटमेंट जो है होल ऑफ एडमिसिबल होगा, लेकिन जो प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया वो गलत है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है वो एक्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो ऑफेंस कमिट किया है वो 27 में एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है पार्ट ऑफ एडमिसिबल जो डिस्कवरी कोई भी डिस्कवरी नहीं हो रही है। तो इसमें उसने बोला था कि आई विल प्रोड्यूस अ नाइफ कंसील्ड इन द रूफ, उसने बोला था कि आई विल प्रोड्यूस, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, in my roof my house does not lead to discovery of knife nose were discovered many years ago। तो फिर मैम इसको 2 पॉइंट में आगे डिस्कस किया था कि डिस्कवरी होती है उस फैक्ट की या नहीं होती है। डिस्कवरी नोट ऑफ नाइफ तो वो
मतलब कि नाइफ्स वर डिस्कवर्ड मैनी इयर्स एगो, और डिस्कवरी हो जाती है उस फैक्ट की, तो नाइफ कंसील्ड इन द हाउस टू हिज नॉलेज, मतलब उसके नॉलेज में वो था। और दूसरा कि इफ नाइफ इज प्रूव टू हैव बीन यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो उसने नाइफ यूज किया था वो जो उसने ऑफेंस कमिट किया था उसमें उसने यूज किया था, तो वो जो फैक्ट डिस्कवर हुआ वो इसमें रेलिवेंट होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप सबने अच्छे से करना है। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया।